दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इकाई 5 के बारे में। विद्यालय संस्कृति प्रबंधन और शिक्षा की जो आपकी सेकंड बुक है उसका यूनिट 5 है। शिक्षा का नीति शास्त्र नाम है इस यूनिट का। तो नीति, नैतिकता और नैतिक में अंतर क्या होता है, पहला क्वेश्चन ये देखेंगे। तो व्यक्ति एवं समाज को स्वस्थ, समृद्ध एवं विकसित करने के लिए नियमों का विधान देश, काल एवं परिस्थिति के संदर्भ में किया जाता है। सही बात है, उसे नीति कहा जाता है। इन नीतियों का पालन करना नैतिकता कहलाता है। जो नीतियां हैं उनका पालन करना नैतिकता कहलाता है, तथा जो व्यक्ति इनका पालन जितने अंशों तक करता है उसे उतने अंशों तक नैतिक कहलाता है। सही है। अगला हम बात करेंगे नीति शास्त्र होता क्या है। नीति के बारे में हमने बात कर ली, अब हम देखेंगे नीति शास्त्र। जो विषय या शास्त्र नीति का निर्धारण करता है, अच्छाई और बुराई के मापदंडों का निर्धारण करता है, नैतिकता के प्रति तार्किक दृष्टि प्रदान करता है, उसे नीति शास्त्र कहा जाता है। जो विषय या जो शास्त्र अच्छाई और बुराई के मापदंडों का निर्धारण करता है, जो हमें यह स्पष्ट करता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है हमारे लिए, उसे नीति शास्त्र कहा जाता है। नीति शास्त्र का सामाजिक स्वरूप भी हम देखेंगे यहाँ पे। तो प्रत्येक समाज 3 प्रमुख नैतिक मूल्यों के अभाव में जीवित नहीं रह सकता: प्रेम, सहानुभूति, सहयोग। सही बात है। और नीति शास्त्र में वर्णित आदर्श एवं व्यवहार मानदंड ऐसे हों जिनके द्वारा प्रत्येक मनुष्य में इन मूलभूत नैतिक मूल्यों का विकास हो सके। अगला टॉपिक इंपोर्टेंट यहाँ हम देखेंगे, नीति शास्त्र का सांस्कृतिक रूप। अभी हमने देखा नीति शास्त्र का सामाजिक रूप, अब हम देखेंगे नीति शास्त्र का सांस्कृतिक रूप। तो भारत में विविध संस्कृति के लोग रहे। आज हमारे देश की सबसे बड़ी आवश्यकता है सांस्कृतिक सहिष्णुता। अतः नीति शास्त्रों में इस मूल्य के विकास के लिए सामाजिक सांस्कृतिक क्रियाओं की रचना इस प्रकार से की जाए कि विभिन्न संस्कृतियों के परिवेश में पले मनुष्यों को परस्पर सांस्कृतिक सहिष्णुता का भाव जागृत हो सके। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में नीति शास्त्र का स्वरूप क्या है। तो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में नीति शास्त्र के स्वरूप को समझें तो स्पष्ट होगा कि वर्तमान में राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव जागृत कर प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। विधायक, सांसद, मंत्री, अफसर, शिक्षक एवं देश के अग्रणी लोग राष्ट्रहित की शपथ लेते हुए राष्ट्रहित का बात सोचें ताकि भारत के प्रत्येक नागरिक में राष्ट्र समर्पण की भावना विकसित की जा सके। साथ ही नीति शास्त्र के राष्ट्रीय स्वरूप को संभाला जा सके। उपरोक्त वर्णित संदर्भों में नीति शास्त्रों का गठन आज की महती आवश्यकता है। अब हम यहाँ देखेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मूल्य का अर्थ। अब तक हमने देखा नीति के बारे में, अब हम देखेंगे मूल्य के बारे में। तो मूल्य एक प्रकार की मानव की अंतः नियंत्रित ऊर्जा है। मनुष्य किसी वस्तु, क्रिया, विचार को अपनाने के पूर्व यह निर्णय करता है कि वह उसे अपनाए या त्याग दे। जब ऐसा विचार व्यक्ति के मन में निर्णायक ढंग से आता है तो वह उसका मूल्य कहलाता है। किसी वस्तु को अपनाए या त्यागने से पहले हमारे दिमाग में विचार आते हैं कि हमें यह काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मूल्य कहलाते हैं। शिक्षकों के लिए मूल्य का महत्व। शिक्षकों के लिए मूल्य का महत्व हम देखेंगे यहाँ पे व्यक्तिगत विकास में, दूसरे पे देखेंगे सांस्कृतिक विकास में, और तीसरा एक है सामाजिक विकास में। तो पहला हम देखते हैं व्यक्तिगत विकास में। तो व्यक्तिगत विकास में की अगर बात करें तो मनुष्य के ज्ञान व्यक्ति का संपूर्ण विकास संभव होता है। प्रत्येक व्यक्ति में कार्य एवं व्यवहार की क्षमता की उत्पत्ति मनुष्य के द्वारा ही होती है। व्यक्ति मानवीय, सामाजिक, आध्यात्मिक एवं राजनीतिक मूल्यों का ज्ञान प्राप्त करके अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है। अगला है सांस्कृतिक विकास में। तो व्यक्ति के सांस्कृतिक विकास में मूल्यों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों को मिलाकर ही वैश्विक संस्कृति की अवधारणा का जन्म हुआ। अगला टॉपिक है यहाँ पे सामाजिक विकास में। तो सामाजिक अवस्था का विकास एवं परिवर्तन मूल्यों के द्वारा ही होता है। सामाजिक मूल्यों में होने वाला प्रत्येक परिवर्तन समाज में परिवर्तन लाता है। सामाजिक मूल्यों में जो प्रत्येक परिवर्तन होता है वही परिवर्तन समाज में परिवर्तन लाता है। और आगे है, हमारे भारतीय समाज में दहेज बहुत ही पवित्र और उच्च कोटि का ज्ञान माना जाता था, जो कि कन्या के पिता द्वारा कन्यादान, यहाँ दान आएगा, ज्ञान थोड़ी आएगा, दान।
हाँ, दान माना जाता था, जो कि कन्या के पिता द्वारा कन्यादान के समय दिया जाता था। परंतु मूल्यों के पतन के कारण वही दहेज दानव के रूप में जाना जाता है, क्योंकि दहेज प्रथा के मूल्यों में परिवर्तन हो गया। इस उदाहरण से यह स्पष्ट होता है कि सामाजिक परंपराओं एवं मूल्य के द्वारा समाज का विकास जो है संभव है, तथा पतन भी संभव है। अतः मूल्यों का उचित अर्थों में ज्ञान एवं प्रयोग समाज का उत्थान के मार्ग पर ले जाता है। अगला हम देखेंगे मूल्य के प्रकार। तो जीवन में केवल एक ही मूल्य नहीं होता, अपितु मूल्य अनेक प्रकार के होते हैं। विभिन्न विद्वानों के मतानुसार मूल्यों को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है व्यक्तिक मूल्य, दूसरा है सामाजिक मूल्य, और तीसरा हम यहाँ देखेंगे आर्थिक मूल्य, चौथा है राष्ट्रीय मूल्य, और पांचवा है सौंदर्यात्मक मूल्य, और छठा है आध्यात्मिक एवं धार्मिक मूल्य। तो 6 प्रकार के मूल्य हम यहाँ देखेंगे। पहला हम देखेंगे यहाँ पे व्यक्तिक मूल्य। तो व्यक्तिक मूल्य वे मूल्य हैं जो व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन से संबंध रखते हैं। प्रमुख व्यक्तिक मूल्य इस प्रकार हैं: सत्य, अहिंसा, धैर्य, सहिष्णुता, मृदुता, करुणा, निडरता, स्वावलंबन, कर्तव्यनिष्ठता, ईमानदारी। अब हम देखेंगे नंबर 2 पर है सामाजिक मूल्य। तो सामाजिक मूल्य वे हैं जिनमें व्यक्ति समाज को महत्वपूर्ण स्थान देता है। इन मूल्य में वृद्ध व्यक्तियों का सम्मान, समाज सेवा, सामाजिक संस्कृतियों का जो संरक्षण आदि सम्मिलित करते हैं। ये वे मूल्य हैं जिनके द्वारा व्यक्ति एक अच्छे समाज की कल्पना करता है। उदाहरण: सह अस्तित्व, सामाजिक संपत्ति की सुरक्षा, सहकारिता, स्त्रियों का सामाजिक सम्मान, सामाजिक न्याय, बंधुत्व, लोक सेवा और करुणा आदि का जो ज्ञान है वो सामाजिक मूल्य में लिया जाता है। नंबर 3 पर है आर्थिक मूल्य। तो आर्थिक मूल्य वे मूल्य हैं जो कि देश के आर्थिक विकास से जुड़े होते हैं। किसी देश की उन्नति या अवनति उस देश की आर्थिक स्थिति पर निर्भर करती है। किसी भी देश का आर्थिक विकास व्यक्ति के अंदर निहित प्रामाणिकता एवं शर्म के प्रति निष्ठा जैसे मूल्यों पर निर्भर करता है। आगे है चौथा राष्ट्रीय मूल्य। तो राष्ट्रीय मूल्य में हम देखेंगे ये वे मूल्य हैं जो राष्ट्रीय उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक हैं। उदाहरणार्थ राष्ट्र प्रेम, स्वतंत्रता, प्रजातंत्रात्मक और अभिवृद्धि, राष्ट्रीय संपत्ति का सम्मान आदि। आगे हम देखेंगे 5वें नंबर पर है सौंदर्यात्मक मूल्य। तो ये वे मूल्य हैं जो व्यक्ति को किसी रसानुभूति का अनुभव होता है। यदि व्यक्ति किसी व्यक्ति के अध्ययन में किसी विशिष्ट आनंद का अनुभव प्राप्त करता है तो उसे सौंदर्यात्मक मूल्य की अनुभूति होती है, जैसे संगीत से आनंद आना, गणित पढ़ने में आनंद आना, चित्रकला से आनंद आना आदि। 6 नंबर का है आध्यात्मिक एवं धार्मिक मूल्य। ये वे मूल्य हैं जो व्यक्ति के नैतिक विकास में, मानव मूल्यों के परिष्कार में, समाजीकरण में एवं वस्तुओं एवं व्यक्तियों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखने में सहायता करते हैं। अब आगे हम यहाँ देखेंगे प्रमुख नैतिक मूल्य एवं प्रत्यय। प्रमुख नैतिक मूल्य है, पहला है यहाँ सत्य, अहिंसा, धैर्य, सहिष्णुता, मृदुता, स्वावलंबन, कर्तव्यनिष्ठता, स्वच्छता, देश प्रेम, श्रम और ईमानदारी। ये है प्रमुख नैतिक मूल्य और प्रत्यय। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक हम यहाँ देखेंगे आधुनिक नैतिक द्वंद्व और शिक्षा। जब व्यक्ति को अपना व्यवहार निश्चित करने में 2 या 2 से अधिक नैतिक मूल्यों में टकराव दिखाई देता है तो उसे नैतिक द्वंद्व कहते हैं। यहाँ हम एक उदाहरण के द्वारा बात करते हैं। तो एक कसाई जो है एक गाय का पीछा कर रहा होता है। गाय का पीछा कर रहा होता है तो आगे मोड़ आ जाता है और मोड़ के बाद 2 रास्ते पड़ते थे, है ना। तो जब कसाई मोड़ पर पहुंचा तो गाय उसकी दृष्टि से दूर हो चुकी होती है। अब उसे पता नहीं है कि कौन से रास्ते से गई है। तो उस मोड़ पर एक आदमी, एक व्यक्ति खड़ा होता है जिससे वह पूछता है कि गाय किधर भागी है। तो व्यक्ति के सामने समस्या उपस्थित हो गई। अगर वह सत्य बोलता है, अगर वह व्यक्ति, उस मोड़ पर खड़ा व्यक्ति सत्य बोलता है तो हिंसा होती है, और अहिंसा का पालन करता है तो उसे असत्य बोलना होगा। ऐसी स्थिति में व्यक्ति के नैतिक अथवा मूल्य की प्राथमिकताएं सहायता करती हैं। यदि व्यक्ति सत्य को अधिक महत्व देने वाला है तो वह सत्य बोलेगा, और अहिंसा को अधिक महत्व देने वाला है तो वह असत्य बोलेगा, और जो नैतिक द्वंद्व में फंस जाएगा वह कुछ भी निर्णय नहीं कर पाएगा।
आगे है, नैतिक द्वंद्व को और अधिक स्पष्ट रूप से समझने के लिए सर्वप्रथम नैतिक मूल्यों की बात करना आवश्यक है। नैतिक नियमों का पालन करते करते जब व्यक्ति उन्हें अंतःमन से अपनाना शुरू कर देता है तो वे ही नैतिक नियम उसके लिए नैतिक मूल्य हो जाते हैं। शिक्षा बालक तथा व्यक्ति का द्वंद्वात्मक स्थिति में मार्गदर्शन करती है। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है शैक्षिक नीति शास्त्रीय समाधान। तो इसमें पहला पॉइंट है, परिवार के युवा, प्रौढ़ और वृद्ध सभी व्यक्तियों को बच्चों के सामने मूल्य आधारित आचरण करना चाहिए। प्रारंभ में बच्चे बड़ों के आचरण का बिना समझे अनुकरण करते हैं, पर थोड़ा समझ आते ही वे क्यों का उत्तर चाहते हैं कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं, है ना। तो उसका उत्तर जो है उनको चाहिए होता है, पूछने लगते हैं बच्चे छोटे छोटे। और दूसरा है यहाँ पे, समय समय पर परिवार में बच्चों को कहानी प्रेरक प्रसंगों एवं घटनाओं को सुनाना चाहिए जिनसे बच्चों में प्रेम, सहानुभूति, सहयोग, दया, क्षमा, शौर्य और राष्ट्र समर्पण के महत्व का ज्ञान हो। नंबर 3 पर है, रेडियो एवं टेलीविजन कार्यक्रमों के प्रति माता पिता सही अनुक्रिया देकर बच्चों को प्रभावित कर सकते हैं, उन्हें सत्य की ओर अग्रसर कर सकते हैं और असत्य से उन्हें सावधान कर सकते हैं। चौथे नंबर पर है, परिवार के सदस्यों का फर्ज है कि वे अपने बच्चों के मूल्य आधारित व्यवहार की प्रशंसा करें और मूल्य प्रतिकूल व्यवहार के प्रति ताड़ना करें। बच्चों से प्रेम करें, मोह नहीं। कभी कभार दोस्तों ज़्यादातर हमें यही देखने को मिलता है कि छोटे बच्चे अगर कोई गलती कर देते हैं, छोटी गलती या फिर बड़ी गलती कोई भी, तो उन्हें ज़्यादातर डांटा नहीं जाता है या उन्हें भोला कहकर या छोटा बच्चा है कहकर के टाल दिया जाता है। बट दोस्तों ऐसी छोटी छोटी गलतियों से ही वो नालायक हो जाते हैं और वो बातें मानना से इनकार कर देते हैं, तो फिर वो प्रतिकूल व्यवहार करने लगते हैं। अगला है 5वां, समाज सेवा कार्यों में बालकों को भाग लेने के अवसर देने चाहिए जिनसे वे दीन दुखियों के संपर्क में आएंगे तो उनके हृदय में उनके प्रति सहानुभूति जागृत होगी। वे दीनों पर दया करना सीखेंगे और धीरे धीरे ये उनके मूल्य बन जाएंगे। सही है ना। अगला 6 है, मूल्यों की रक्षा में कभी कभी मनुष्य को भारी संकट उठाने पड़ते हैं, पर इन कष्टों के बाद लक्ष्य प्राप्ति में जो आनंद मिलता है वह अवर्णनीय है। कष्ट उठाकर ही दोस्तों सफलता का आनंद दिया जाता है, ये बात आप सबको पता है, तो उसी के बारे में यहाँ बात हो रही है। समुदाय को बच्चों में यह भावना कूट कूट कर भरनी चाहिए कि वित्तीय कष्ट उठाते हुए भी बच्चे तब मूल्यों का पालन करने में कभी पीछे नहीं हटेंगे। 7वें नंबर पर हम बात करेंगे, विद्यालय में जितने विषय पढ़ाए जाते हैं उन सभी के शिक्षण के साथ छात्रों में उचित मूल्यों का विकास किया जा सकता है। भाषा, इतिहास, नागरिक शास्त्र आदि पाठ्य पुस्तकों में दिए गए लेख, कविताएं, कहानी, घटनाएं, अधिकार, कर्तव्य आदि में निहित आदर्शों, सिद्धांतों एवं मूल्यों का जो विश्लेषण है शिक्षकों द्वारा किया जाना चाहिए। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक हम यहाँ देखेंगे, नैतिकता के विकास में शिक्षार्थी का उत्तरदायित्व एवं सहभागिता। तो नैतिक शिक्षा प्रदान करने में अध्यापक की भूमिका महत्वपूर्ण है, लेकिन यदि शिक्षार्थी उसके लिए तैयार नहीं है तो नैतिकता का पाठ पढ़ाना एक दुष्कर कार्य बन जाता है। शिक्षार्थी का उत्तरदायित्व है कि वह नैतिकता एवं मूल्यों की उपयोगिता को समझें और तद अनुरूप अपने आचरण का निर्धारण करे। यह कार्य अत्यंत कठिन है, इसके लिए लंबे समय तक अभ्यास की आवश्यकता होती है। विद्यार्थी को चाहिए कि वह अपने परिवार एवं विद्यालय में नैतिक आचरण वाले सदस्यों एवं अध्यापकों का ही अनुसरण करें एवं उनके द्वारा निर्दिष्ट गतिविधियों में भाग लें। खाली समय में नीतिवान एवं प्रेरणा देने वाले महापुरुषों, बालिकाओं, संतों एवं गुरुओं के जीवन में चरित्रों को पढ़े। वीरता एवं साहस ऐसे नैतिक गुण हैं जिनके कारण किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व अधिक प्रभावशाली बनता है। सामान्य रूप से देखने पर दोनों गुण समानार्थी लगते हैं, लेकिन सूक्ष्मता से समझने पर इनमें अंतर स्पष्ट होता है। वीरता का गुण शौर्य प्रदर्शन का प्रतीक है तथा शारीरिक बल प्रदर्शन पर अधिक जोर देता है। तो बस यार दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं अगले यूनिट के साथ। तब तक दोस्तों वीडियोज़ को आप रिपीट पर देखते रहें। बहुत ही कम समय में आपके लिए सारी वीडियोज़ अवेलेबल होने वाले हैं और वीडियो दोस्तों काफ़ी जल्दी मुझे बनाने पड़ रहे हैं। अगर थोड़ी बहुत कोई मिस्टेक होती है तो आप उसे इग्नोर करें और चैनल को दोस्तों लाइक से सब्सक्राइब करने के लिए
कहने की ज़रूरत अब नहीं पड़नी चाहिए, आपको खुद से ही लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना है और अपने उन सभी फ्रेंड्स को शेयर करना है जिनके पास वीडियो अभी तक नहीं पहुंचा है। तो जल्द मिलते हैं अगले यूनिट के साथ।